मैं दो भाइयों की दुल्हन हूँ। वजह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, आपके भी पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। मैं दो भाइयों की एक दुल्हन, ये राज जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बिहारपुर की सच्ची कहानी। मेरा नाम रोमा है। मैं अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी और मेरा बचपन एक डरावने सपने के जैसा था। मेरी किस्मत ने मेरे साथ एक ऐसा खेल खेला कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बाद भी अपने अतीत को नहीं भूल सकती थी। मेरे माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और मैं अपने ही घर में कैदी बनकर रह जाऊं। इसलिए मेरी माँ ने मुझे सब लोगों से छुपाकर मेरी बुआ के घर भेज दिया था। उनकी भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मेरी बुआ और फूफा ने मुझे अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर समझा। मुझे पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। अब मैं शहर में ही एक कंपनी में जॉब कर रही थी। मैं बहुत कम बोलती थी। मुझे लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं था। मैं सुबह को अपनी जॉब के लिए जाती और शाम को घर वापस आती थी। घर वापस आने के बाद मेरी बुआ मुझे खाना खिलाती और मेरे लिए चाय बनाती थी। फिर हम दोनों बातें करते और बातें करते करते कब समय निकल जाता हमें पता ही नहीं चलता था। फिर फूफा के ऑफिस से घर आने का टाइम हो जाता। वो भी जब ऑफिस से घर आते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर ज़रूर आते थे। लेकिन मुझे जब भी अपने अतीत की याद आती तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल जाती थी। लेकिन बुआ और फूफा की मोहब्बत ने मुझे अपने अतीत को भूलने पर मजबूर कर दिया था। अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी थी। एक दिन हमारी कंपनी में एक नया मैनेजर आया। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट था। ऑफिस की सारी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, लेकिन वो किसी को भी नज़र उठाकर नहीं देखता था। एक दिन मुझे किसी काम से उस मैनेजर के कैबिन में जाना पड़ा। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने कहा, कौन है, अंदर आ जाइए प्लीज़। मैं घबरा गई और कहने लगी, सर मेरा नाम रोमा है। आपने मुझे यह फ़ाइल दी थी, लेकिन मुझे इसका पिछला रिकॉर्ड समझ नहीं आ रहा। क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे? उन्होंने कहा, जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आपको सब कुछ समझा देता हूँ। वो फ़ाइल देखकर मुझे काम समझाने लगे और मैं उनको देखने लगी। मेरी नज़र उनके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। वो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। इतनी देर में उन्होंने चुटकी बजाकर मुझसे कहा, हेलो रोमा, आप किसके ख्याल में गुम हो गई? मैं अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आई और उनसे कहने लगी, जी सर, मुझे सब कुछ समझ आ गया। आप फिक्र ना करें, मैं सारा काम कंप्लीट कर दूंगी। मेरा दिल तो उस दिन से ही मैनेजर विक्रम की मोहब्बत में डूब गया। पर जैसे ही मुझे अपने अतीत की याद आती, मैं डर जाती थी। मैं अपनी बुआ से अपनी हर बात शेयर करती थी। उनके अलावा मेरा कोई और नहीं था, इसलिए वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो वो मुझे समझाने लगी, अब तुम्हारी ज़िंदगी यही है, तुम अपने अतीत को भूल जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन मेरे कदम डगमगाने लगते थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। विक्रम अब मुझ पर बहुत भरोसा करने लगे थे, क्योंकि मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करती थी। वो कंपनी की हर बात मेरे साथ शेयर करने लगे थे। एक दिन मैं उनके कैबिन की तरफ जा रही थी। मैं उन्हें देखकर दंग रह गई। वो शायद कुछ सोच रहे थे और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे थे। उनको देखकर मेरी नज़र उन पर ही ठहर गई और मैं भी मुस्कुराने लगी और सोचने लगी कि काश जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही हो, जो मेरे दिल में है वही इनके दिल में भी हो। मैं वहाँ खड़ी खुद से ही बातें कर रही थी। आज बुआ के यहाँ कुछ मेहमान आ रहे थे। फूफा ने अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया था। इस वजह से मैं भी आज ऑफिस से जल्दी घर आ गई थी। मैंने आकर देखा तो मेरा मोबाइल नहीं था। बुआ ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? मैंने उन्हें बताया कि मेरा मोबाइल नहीं दिख रहा। तो वो मुझसे कहने लगी कि तुम कॉल करके देख लो। मैंने घर के नंबर से कॉल की तो मेरा फ़ोन किसी ने उठाया। आवाज़ सुनकर मेरा दिल खुश हो गया।
मैंने कहा, सर आप। विक्रम ने बताया कि मैं अपना मोबाइल जल्दी में उनके कैबिन में ही छोड़ गई थी। वो कहने लगे कि मैंने तुम्हारा मोबाइल अपने पास रख लिया है, तुम कल ऑफिस आओ तो ले लेना। मैंने कहा, ठीक है सर, थैंक यू। वो कहने लगे कि इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं। अगले दिन जब मैं ऑफिस में अपना मोबाइल लेने सर के कैबिन में चली गई और उन्होंने मेरे हाथ में मोबाइल के साथ साथ एक लेटर भी दिया, मैं ये देखकर घबरा गई और बिना कुछ कहे जल्दी से उनके कैबिन से बाहर आ गई। बाहर आने के बाद मैं अपने काम में लग गई और सोचने लगी कि पता नहीं इस लेटर में क्या है जो उन्होंने मुझे दिया है। जैसे तैसे शाम हुई और जब मैं ऑफिस से घर आई तो मैंने कमरे में आकर वो लेटर पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद तो मेरे पसीने छूटने लगे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। लेटर में तो विक्रम ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। एक तरफ मुझे खुशी हो रही थी कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा था, विक्रम भी मुझे पसंद करते थे, और दूसरी तरफ मुझे अपने अतीत का डर भी था। इतनी देर में बुआ वहाँ आ गई। उन्होंने मेरे चेहरे पर परेशानी देख ली। वो मुझसे पूछने लगी, रोमा क्या हुआ, तुम कुछ दिनों से परेशान लग रही हो। मैंने उन्हें बताया कि विक्रम ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। तो वो हंसने लगी और कहने लगी कि इतनी सी बात है तो तुम घबरा क्यों रही हो। मैंने अपनी लड़खड़ाती हुई ज़बान से कहा, आपको तो पता है कि मैं शादी कैसे। उन्होंने मेरी बात बीच में ही काट दी और कहने लगी, भगवान ने तुम्हारी किस्मत खोल दी है, इतने अच्छे लड़के का रिश्ता तुम्हारे पास आया है और तुम इनकार कर रही हो। मैं तुम्हारे फूफा से बात करूँगी, वो ज़रूर इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। ये कहकर वह वहाँ से चली गई। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ तो मैं खुद इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि विक्रम भी मुझे पसंद करता हो, और अब जब सब कुछ मेरी सोच के अनुसार हो रहा था तो मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था। कुछ दिनों बाद विक्रम मेरा हाथ मांगने मेरे घर पर आए। उन्होंने खुद फूफा से हमारी शादी की बात की। कहने लगे कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे खुद अपनी शादी की बात करने के लिए आना पड़ा, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरे माता पिता यहाँ नहीं रहते। बुआ और फूफा को तो विक्रम इतना पसंद आया कि उन्होंने फ़ौरन शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन मेरे दिल में अभी भी कहीं ना कहीं एक डर छुपा हुआ था। इस वजह से मैंने शादी के लिए मना कर दिया। लेकिन बुआ और फूफा ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे समझाकर इस रिश्ते के लिए तैयार कर लिया। अब घर में शादी की शहनाइयाँ बज रही थी, लेकिन मेरा दिल काँप रहा था। मैं सोच रही थी कि कहीं मेरा अतीत विक्रम के सामने आ गया तो। खैर, मैं भी शादी की चहल पहल में खो गई और अपनी मोहब्बत को अपनी किस्मत में लिखा देखकर सब कुछ भूल गई। विक्रम की मोहब्बत ने मेरे अतीत को भुला दिया था। हमारी शादी की तारीख तय हो गई। मेरी और विक्रम की इस तरह अचानक शादी हो जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया और मैं दुल्हन बनकर विक्रम के साथ उसके घर पर आ गई। यहाँ सब कुछ मेरे सपने के जैसा था। इतने बड़े घर की मैं अकेली मालकिन थी। घर की सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर ही थी। अब मुझे विक्रम के घर को संभालना था। विक्रम भी मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। शादी की रात ही मैंने विक्रम से एक वादा लिया था और विक्रम ने भी अपनी सच्ची मोहब्बत के साथ ही आखिरी हद तक इस वादे को निभाया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा भी मोड़ आएगा कि विक्रम और मेरी मोहब्बत कमज़ोर पड़ जाएगी। विक्रम और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। एक रात जब हम खाना खा रहे थे तो विक्रम ने मुझसे कहा, रोमा, कंपनी की तरफ से मुझे 2 महीने की छुट्टी मिली है, हम कहीं घूमने चलते हैं। बताओ तुम कहाँ जाना पसंद करोगी। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने कहा, विक्रम आप सच कह रहे हैं। उन्होंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने कहा, तो ठीक है, फिर हम आपके माता पिता के पास चलते हैं। मैं आज तक उनसे नहीं मिली। ये बात सुनकर विक्रम बहुत ज़्यादा खुश हुए। कहने लगे कि तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। उन्होंने मुझे बताया कि वो गांव में रहते हैं और वो बहुत अच्छे हैं। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, इसलिए उन्होंने बचपन में ही
मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। मुझे भी बहुत समय हो गया उनसे मिले हुए, लेकिन मेरी उनसे फ़ोन पर बात होती रहती है। हमारी शादी के बारे में भी मैंने उन्हें फ़ोन पर ही बताया था और वो सुनकर बहुत खुश हुए और अब वो हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने पैकिंग करनी शुरू कर दी और विक्रम ने ट्रेन के टिकट करा लिए। अगले दिन जब मैं उठी तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था। उसने मुझसे कहा कि ये टिकट है, विक्रम सर ने भेजी हैं। मैंने उससे टिकट ली और अंदर आ गई। जब मैंने वो टिकट देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगी। इतनी देर में विक्रम आ गए। वो मुझे देखकर बोले कि रोमा कहाँ गुम हो गई, सब ठीक तो है? मैंने उनसे कहा जी हाँ, सब कुछ ठीक है। मैं अपने चेहरे से पसीना साफ करते हुए उनसे बोली, विक्रम हम कुछ दिनों बाद नहीं चल सकते? अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। विक्रम मेरे लिए परेशान हो गए और मुझसे कहने लगे कि चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने कहा कि नहीं, बस थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। विक्रम ने मेरे लिए चाय बनाई और मुझे दवाई दी। मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। मैं सोच में पड़ गई थी। मेरे दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। मैंने बुआ का नंबर लगाया तो बुआ का नंबर भी नहीं लग रहा था। अब मैं सोच रही थी कि मैं विक्रम को कैसे मना करूँगी। आखिर मैंने ही उससे कहा था कि हम तुम्हारे माता पिता से मिलने चलते हैं। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ भी नहीं हो, ये सब मेरा वहम है। मैंने जाने के लिए पैकिंग शुरू कर दी। विक्रम बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन मेरा दिल पूरे रास्ते परेशान रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं विक्रम को कैसे बताऊं। ट्रेन का ये सफ़र मुझे किस मंजिल तक ले जाएगा मुझे नहीं पता था। मैं नहीं जानती थी अब ये सफ़र कहाँ ख़त्म होगा। जैसे ही ट्रेन रुकी और हम ट्रेन से उतरे, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुझे चक्कर आने लगे। विक्रम ने मुझे संभाला और वहीं स्टेशन पर बैठा दिया। उसने मुझे जूस पिलाया और कहने लगे तुम्हारी वाकई तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी और कुछ दिन रुक जाना चाहिए था, लेकिन फिर मुझे छुट्टी नहीं मिल पाती। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को समझाया। मैं और विक्रम स्टेशन से गांव की तरफ चले। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, मानो जैसे मेरे कदम आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हो। जैसे जैसे हम विक्रम के घर की तरफ जा रहे थे, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। हम जैसे ही उसके घर के दरवाजे पर पहुँचे, डर की वजह से मेरे पसीने छूटने लगे। पता नहीं मेरी किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेल रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर एक बूढ़ा आदमी था। वो विक्रम के पिता थे। मैंने जल्दी से अपना चेहरा कवर कर लिया और खांसने का नाटक करने लगी। विक्रम ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि कुछ नहीं, असल में मुझे बचपन से ही धूल मिट्टी से एलर्जी है और यहाँ गांव में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे यहाँ अपना फेस कवर करके रखना पड़ेगा। विक्रम बोले चलो ठीक है, अंदर आओ। विक्रम अपने पिता से मिलकर बहुत खुश थे। उन्होंने उसे गले लगा लिया और प्यार करने लगे। अंदर एक बूढ़ी औरत थी जो कि विक्रम की माँ थी। उनको देखकर भी मैं दंग रह गई। मैंने अपना फेस और अच्छे से ढक लिया। विक्रम ने सबको मेरी एलर्जी के बारे में बता दिया। विक्रम की बहन मुझे घूर घूर कर देख रही थी और मुझसे अजीब तरीके से कहने लगी कि लगता है भाभी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसी वजह से वो हमें अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। इस बात पर सब लोग हंसने लगे। फिर वो कहने लगी कि मैं तो मजाक कर रही थी। फिर हम सब लोगों ने मिलकर साथ में खाना खाया। विक्रम भी सालों बाद अपने घर वालों से मिलकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन मैं घबराई और सहमी हुई बैठी थी। खाने की टेबल पर सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में ही विक्रम ने पूछा कि राजीव कहाँ है। जब से मैं आया हूँ वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। यह सुनकर मुझे सदमा लगा और मेरे हाथ से खाने की प्लेट छूटकर गिर गई। मुझे देखते ही विक्रम की बहन बोली, लगता है भाभी अपने देवर का नाम सुनकर चौंक गई।
विक्रम की माँ कहने लगी कि बस भी करो रायमा, जब से तुम्हारी भाभी आई है तुम तो उसके पीछे ही पड़ गई हो। वो कहने लगी कि माँ, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। विक्रम के पिता ने बताया कि राजीव कुछ काम से गांव के बाहर गया हुआ है, उसकी भी शादी हो गई, कुछ दिन में वो वापस आ जाएगा। अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर गया है ताकि उसकी भी थोड़ी सैर हो जाए। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई और अपने चेहरे से अपना मास्क हटा दिया। अपने आप को मैं आईने में देखने लगी। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी हो रही थी। इतनी देर में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने जल्दी से अपना मास्क लगा लिया। दरवाजे पर विक्रम थे। वो मुझे अपने घर वालों के बारे में बताने लगे। अपने घर वालों से मिलकर वो मुझे बहुत खुश लग रहे थे। पता नहीं मेरी किस्मत में आगे क्या लिखा था। मैं उनको कुछ बता भी नहीं सकती थी क्योंकि मैं विक्रम को खोने से डरती थी। मैं सोच रही थी कि विक्रम सब जानने के बाद कहीं मुझे छोड़ ना दे। मैं ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और सबको खांस कर दिखाती थी ताकि कोई मेरा चेहरा देखने की जिद ना करे। राजीव भी आज वापस आने वाला था। यही सोच सोचकर मेरा दिल घबरा रहा था। मैं सदमे में थी। मैं अपने डरावने अतीत के बारे में सोच रही थी। मैं दिल ही दिल में उलझन में पड़ रही थी। लेकिन जब से मैं इस घर में आई थी मुझे मेरी ननद का बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था। वो हमेशा ही मुझसे कुछ न कुछ कहती रहती थी और फिर मजाक का बहाना बना लेती। जब राजीव के आने का समय हुआ तो मैं बुखार का बहाना बनाकर अपने कमरे में कंबल ओढ़कर लेट गई। सब लोग बहुत खुश थे। राजीव और उसकी पत्नी घर आ गए थे। वो सबसे मिले। विक्रम ने उसे मेरे बारे में बताया। वो और उसकी पत्नी मेरे कमरे में आए, लेकिन मैं कंबल ओढ़े लेटी रही और सोने का नाटक करने लगी। विक्रम ने कहा, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कल ही मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। राजीव ने कहा कि कोई बात नहीं, आप भाभी को आराम करने दें, हम भाभी से बाद में मिलेंगे। जैसे तैसे मैं अपने चेहरे पर मास्क लगाकर यहाँ रह रही थी, लेकिन राजीव के सामने आने से मुझे डर लगता था। जब वो घर में नहीं होता था तो मैं अपना फेस कवर करके सब घर वालों के साथ रहती थी, लेकिन उसके आने से पहले ही मैं अपने कमरे में चली जाती। एक रोज़ मैं अपने कमरे में बैठी अपनी ज़िंदगी की खतरनाक अतीत के बारे में सोच रही थी और दूसरी तरफ मैं सोच रही थी कि राजीव की बीवी कितनी खूबसूरत है और आदत की भी बहुत अच्छी है। अचानक मेरी ननद मेरे कमरे में आ गई। मैंने जल्दी से अपना चेहरा छुपाया और खांसने लगी। वो कहने लगी कि आपको डर है, राजीव भाई की पत्नी आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए शायद आप अपना चेहरा नहीं दिखाती। पता नहीं वो मुझसे इस तरीके की बातें क्यों करती रहती थी। मैंने उनसे कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ दिन में मेरी दवाई का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और मेरी एलर्जी ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं अपना फेस कवर करना बंद कर दूँगी। फ़िलहाल तो मैंने उसे ये बात कहकर टाल दिया था, लेकिन उसकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया था। मैं सोच रही थी कि उसे मेरी सच्चाई तो पता नहीं चल गई। इतने में विक्रम आ गए और मुझसे पूछने लगे, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? मैंने कहा कि अब तो ठीक है, बस कुछ दिन की बात है, फिर मेरी एलर्जी ठीक हो जाएगी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, इसलिए मेरी हर बात आंख बंद करके मान लेते थे। एक दिन विक्रम मुझसे कहने लगे, राजीव मुझसे शिकायत कर रहा था, कह रहा था तुम बहुत अजीब हो, अपनी पत्नी को अपने भाई से अभी तक नहीं मिलवाया। उनकी ये बात सुनकर तो मैं और ज़्यादा डरने लगी थी। मैंने बुआ का नंबर लगाया, लेकिन उनका नंबर नहीं लग रहा था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे अतीत का यूँ अचानक मेरे सामने आ जाना किस्मत का कौन सा खेल था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं घर वालों से भी छुपकर रह रही थी और राजीव के सामने आने का सोचकर तो मैं भाग जाती थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता था। तब क्या हो जाएगा नहीं जानती थी। पता नहीं किस्मत ने क्यों मुझे फिर यहाँ लाकर इस घर में खड़ा कर दिया था। और दूसरी तरफ मेरी ननद रायमा मेरे पीछे ही पड़ गई थी। मुझसे अजीबोगरीब सवाल करती रहती। वो मेरी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी या फिर मेरे बारे में सब कुछ जानती थी। ये जानबूझकर वो मुझे परेशान करती थी। एक दिन राजीव ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मुझसे कहने लगा
कि भाभी मैं अंदर आ जाऊं। मैं एकदम घबरा गई और सोचने लगी कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे पसीना आने लगा। मैं जल्दी से पीछे के दरवाजे से बाहर आ गई। मैंने विक्रम से फ़ोन करके कह दिया, मैं डॉक्टर के पास आई हूँ। आज तो जैसे तैसे मैंने खुद को बचा लिया था। अब मुझे कैसे भी करके इस घर से दूर जाना था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अतीत मेरे आने वाली ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाला है। अब मैं गुमसुम और चुपचाप रहने लगी थी। मैं विक्रम से कहती थी कि प्लीज़ यहाँ से वापस चलें। यहाँ मेरा दम घुटने लगा है। यहाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। मेरा दिल नहीं लगता यहाँ पर। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। विक्रम ये देखकर घबरा गए। सालों बाद कैसे मैं अपने होश खो बैठी थी। मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल रही थी। एक दिन अचानक ही मेरे सामने राजीव आ गया। वह मुझे देखते ही घूरने लगा, लेकिन मैंने अपना फेस कवर किया हुआ था। कुछ देर तक तो वो मुझे ऐसे ही देखता रहा। फिर उसने मेरी तबीयत के बारे में पूछा। मैंने बस हाँ में सिर हिला दिया तो वो भी वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और विक्रम को बिना कुछ बताए वहाँ से जाने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुँची तो मेरी ननद ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर ले लिया। मैं नज़रें और सर झुकाए खड़ी थी। घर के बाकी लोग भी वहीं पर थे। ऐसा लग रहा था कि मैं एक मुजरिम हूँ। राइमा कहने लगी, मेरे दोनों भाइयों की एक ही दुल्हन, इसकी क्या वजह थी? ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसके बाद सुनकर मैं चीख पड़ी और कहने लगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है। विक्रम ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। मैं रोने लगी थी। मैं किस्मत के हाथों मजबूर थी, क्योंकि अब मेरा सच सबके सामने आने वाला था। विक्रम ने कहा, ये क्या कह रही है? आखिर सच क्या है? इसकी बात का क्या मतलब है? मैं सिसकियों के साथ रोने लगी और मैंने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। मैं राजीव की तरफ देखने लगी। मैं सोच रही थी कि राजीव मेरी सफाई में सबको सच बताएगा, लेकिन उसकी झुकी नज़र देखकर मैं समझ गई थी, क्योंकि उसका झुका सर और उसकी झुकी नज़रें इस बात को बयां कर रही थी कि मेरा ही कसूर है। मैंने विक्रम से कहा कि मैं इन सब की अकेली जिम्मेदार नहीं हूँ। ये लोग भी मेरे अतीत में जो कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार हैं। वो कहने लगा कि तुम्हारा क्या मतलब है? ये सब क्या कह रही हो? आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? कोई मुझे सच बताएगा? वो एकदम से गुस्से में चीख पड़ा। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और सबके आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्लीज़ आप मेरी शादी को बचा लो। मेरी गलती सिर्फ इतनी सी है कि मैंने अपने अतीत को भूलकर आगे की ज़िंदगी में कदम रखा और विक्रम से शादी कर ली। मुझे रोता बिलखता हुआ देखकर मेरी सास को मेरे ऊपर तरस आ गया। वो मेरे पास आई और मुझे गले लगाकर दिलासा देने लगी और विक्रम को मेरी सास सारा सच बताने लगी और कहने लगी कि ये लड़की सच कह रही है। सालों पहले जब हमने तुम्हें शहर भेज दिया था, इस गांव में एक अजीब ही दस्तूर था। माता पिता अपने बच्चों की बचपन में ही शादियां कर देते थे। खासकर के लड़कियों के माता पिता अपने सिर के बोझ को कम करने के लिए अपनी बेटी की शादी बचपन में ही कर देते थे। इस लड़की की और राजीव की बचपन में ही शादी कर दी गई थी, लेकिन जब बच्चे जवान होते थे तो वो इस बचपन की शादी को मानने से इनकार कर दिया करते थे। अगर उनके माता पिता उनसे जोर ज़बरदस्ती करते तो वो तंग आकर घर छोड़कर चले जाते थे या फिर अपनी पत्नी को तलाक दे देते थे। वो बताने लगी कि इसी तरह राजीव और रोमा के साथ भी किस्मत ने यही खेल खेला। इनका भी बचपन बर्बाद हो गया, लेकिन राजीव ने घर से भागकर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और ये बेचारी किस्मत की मारी राजीव का इंतज़ार करती रही। गांव वालों ने इसको ताने दे देकर इसका जीना हराम कर रखा था। यहाँ तक इसे खुद के घर वालों ने और रिश्तेदारों ने भी इसका साथ नहीं दिया और ये यहाँ हमारे घर आ गई। लेकिन हमने यहाँ भी इसको चैन से जीने नहीं दिया और कुछ दिन बाद राजीव ने भी इसको भुला दिया और कहने लगा, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, और हमने इस लड़की को यहाँ से धक्के देकर निकाल दिया। ये बेचारी दर दर की ठोकर खाती रही। फिर मैंने विक्रम को आगे का सच बताया
कि इसके बाद मेरी माँ ने मुझे बुआ के पास शहर भेज दिया और मुझे अपनी कसम दी कि मैं अपने अतीत को भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊंगी और कभी भी सच को किसी के सामने नहीं बताऊंगी। विक्रम कहने लगा कि इतना बड़ा सच तुमने मुझसे छुपाया। ये सब लोग तुम्हारे गुनहगार हैं, लेकिन तुम मेरी गुनहगार हो। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की और तुमने मुझे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। और तो और तुम मेरे भाई की पहली पत्नी हो। ये सब कुछ जानकर तुम कैसे मेरे साथ रह सकती थी? तुमने अपने साथ साथ मुझे भी इस पाप का भागीदार बना लिया। जब तुम्हारी पहले शादी हो गई थी तो तुम मुझसे शादी कैसे कर सकती थी? ये सुनकर मैंने राजीव की तरफ देखा। वो चौंकने लगा और बहुत घबरा गया। मेरे और राजीव के अलावा रायमा भी ये सारा सच जानती थी। मैंने रायमा को घूर कर देखा। इतनी देर में राजीव की पत्नी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहने लगी, तो ये सब चल क्या रहा है? तुमने मुझे धोखा दिया। धोखे से मेरे साथ तुमने शादी की। अब मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। रायमा रोने लगी और कहने लगी कि आप सब लोग मुझे माफ़ कर दें। सारी गलती मेरी है। मैंने शुरू में ही भाभी का चेहरा देख लिया था और उसको पहचान लिया था। मैं उनका सच घर वालों के सामने लाकर उनसे बदला लेना चाहती थी। मैं रायमा को देखने लगी और सोचने लगी कि पता नहीं ये कौन सा सच बताने वाली है। वह कहने लगी कि रोमा का भाई और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन राजीव और रोमा की शादी ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। इन दोनों की वजह से हमारी भी शादी नहीं हो सकी। उसी समय मैंने सोच लिया था कि मैं इससे बदला लेकर रहूँगी। जब मैंने पहली बार इसे देखा तो मेरे दिल में सालों पुरानी नफ़रत जाग गई और मैंने सोच लिया कि मैं इससे बदला लेकर रहूँगी। लेकिन मेरी एक इस गलती से बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज़ आप सब लोग मुझे माफ़ कर दें। वो राजीव पर चिल्लाने लगी और उससे कहने लगी, राजीव सच बताओ, नहीं तो तुम्हारी और विक्रम के साथ साथ इन दोनों मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर तुमने आज सबको सच नहीं बताया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरी नज़र राजीव पर जमी हुई थी। उसके माता पिता भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे। राजीव की पत्नी भी उसको पकड़कर झकझोर रही थी। इतनी देर में मैं चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मुझे डॉक्टर की आवाज़ आई। वो सबको बता रही थी कि आप सभी इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ये प्रेग्नेंट हैं। मेरी आँख खुल गई और ये सुनकर तो मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। रायमा और विक्रम की माँ मुझे संभालने लगी। विक्रम भी अपना सर पकड़कर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कयामत टूट पड़ी हो। एक ही लड़की दो भाइयों की पत्नी कैसे हो सकती है? विक्रम मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि प्लीज़ मुझे बताओ आगे का सच क्या है। तभी रायमा कहने लगी कि विक्रम भाई राजीव गुनहगार है। इसने ही इनके साथ ये सब कुछ किया है और अब ये चुपचाप खड़ा है। विक्रम ने गुस्से में राजीव को जोर से थप्पड़ मारा। राजीव ज़मीन पर गिर गया और विक्रम के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि मैं ही रोमा का गुनहगार हूँ। उसने बताया कि सालों पहले जब मैंने अपनी दूसरी शादी करने का सोचा था, उसी समय मैंने इसको डिवोर्स पेपर भिजवा दिए थे। अब ये मेरी पत्नी नहीं है, ये आपकी पत्नी है और ये बच्चा भी आपका ही है। बस किस्मत ने हमारे साथ ये खेल खेला है। राजीव ने मुझे और रोमा को इस पाप से बचा लिया। राजीव ने मुझसे भी मेरे पैर पकड़कर माफ़ी मांगी और उसके माता पिता ने भी अपनी गलती का एहसास करके मुझसे माफ़ी मांगी। मैं बराबर रो रही थी। विक्रम के दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग गई थी। वो भी जान चुका था कि सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने तो सिर्फ अपनी माँ की कसम की खातिर सब कुछ छिपाया था। मेरा और राजीव के बीच में अब कोई भी रिश्ता बाकी नहीं रहा था। सालों पहले ही मेरा और राजीव का डिवोर्स हो चुका था। मैंने भी सबको माफ़ करके अपना दिल साफ कर लिया। राजीव ने अपनी पत्नी से भी माफ़ी मांगी और उसने भी उसे माफ़ कर दिया। अब हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थे। कुछ महीनों बाद ही हम सब लोग शहर आ गए। अब हम सब लोग हंसी खुशी रहने लगे थे। मैंने एक बेटी को जन्म दिया था और राजीव के घर में भी एक बेटा पैदा हुआ था। विक्रम के माता पिता को
अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा एहसास था। इसीलिए उन्होंने सोचा था कि वो अपने पोता पोती को पढ़ा लिखा कर गाँव की रीति रिवाज से दूर ही रखेंगे और हो सकेगा तो गाँव के इस रीति रिवाज को ख़त्म कर देंगे ताकि आने वाले बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद ना हो सके। और ऐसा ही हुआ। विक्रम ने अपने गांव जाकर सबको बहुत समझाया और इस रिवाज को ख़त्म कर दिया और आने वाली नस्लों की ज़िंदगी को तबाह होने से बचा लिया। गांव वालों की सोच बदलकर उनको अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने को कहा। जब हमारे बच्चे बड़े हो गए तो हमने अपने बेटे और बेटी को विदेश में पढ़ने के लिए भेज दिया। पुराने और दकियानूसी रीति रिवाज इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देते हैं। हम अपना अतीत कितना भी भुलाना चाहें, एक दिन वो हमारे सामने आ ही जाता है, लेकिन किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई और कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।